गुड मॉर्निंग बच्चों। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था सर कि उस रिएक्शन का नाम क्या है, और आपने जो 3 डिग्री अपने पास एल्कोहल था उसके साथ रिएक्शन नहीं करवाई आपने। तो बच्चों पहली बात तो कि 3 डिग्री एल्कोहल की अगर रिएक्शन की मैं बात करूं तो 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन का मैंने ऑक्सीडेशन पीछे करवाया था। मैंने आपको ये बात कही थी कि 3 डिग्री ऑक्सीकरण यानी 3 डिग्री एल्कोहल अपने पास है CH3CH3OH, और मैंने आपको कहा था कि इसका ऑक्सीकरण जब करवाया जाता है तो इसका ऑक्सीकरण इसका निर्जलीकरण हो जाता है। इसका क्या हो जाता है? निर्जलीकरण हो जाता है। और निर्जलीकरण होता है तो यहां से बच्चों अपने पास क्या बनेगा? यहां से बच्चों अपने पास बनेगी एल्कीन। क्या बनेगी? एल्कीन CH3 और यहां से अपने पास बन जाएगी एल्कीन। तो OH यहां से निकलेगा, H यहां से निकलेगा, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड और ये हो जाएगी अपने पास CH2। यानी बच्चों देखिए, मैंने आपको कहा था कि 3 डिग्री एल्कोहल जो अपने पास है, 3 डिग्री एल्कोहल, और 3 डिग्री एल्कोहल का बच्चों जब ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो अपने पास क्या बनती है? एल्कीन बनती है। ठीक है। किताब के अंदर रिएक्शन दूसरे तरीके से दे रखी होगी, आगे उसमें उन्होंने फॉर्मिक अम्ल या फिर आपको एसिटिक अम्ल बना रखा होगा तो मिश्रण प्राप्त है। लेकिन नहीं बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो अपने पास क्या बनेगी? एल्कीन ही बनेगी। क्या बनेगी बच्चों? एल्कीन। क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नहीं, इसका निर्जलीकरण हो जाता है। मैंने बार बार बोला है निर्जलीकरण होता है और अपने पास क्या बनती है? एल्कीन बनती है। हाँ, इतना है कि अगर आप इसका ऑक्सीकरण करवाना चाहो, अगर इसका आप यहां से ऑक्सीकरण करवाना चाहो तो ये बॉन्ड यहां से टूटता है और अपने पास क्या बनता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 अपने पास क्या बन जाता है? एसीटोन। और यहां पर अपने पास CH2 है, इसका मतलब यहां पर HCOOH यानी फॉर्मिक अम्ल बन जाएगा। अब और करवाना चाहो तो फॉर्मिक अम्ल जो है इसका तोड़ करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा CO2 प्लस H2O। ठीक है। इसका यदि अपने ऑक्सीकरण कराएं तो CO2 प्लस H2O बन जाएगा। और यदि आप इसका ऑक्सीकरण करवाना चाहो तो अपने पास ये बच्चों क्या बन जाएगा? अपने पास बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटिक अम्ल प्लस HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल का फिर ऑक्सीकरण करवाओगे तो अपने पास क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O। देखिए बच्चों, मैंने आपको कहा था कि 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण अगर करवाते हैं तो यहां से निर्जलीकरण हो जाता है और अपने पास एल्कीन बनती है। और एल्कीन का यदि ऑक्सीकरण कराएंगे तो यहां से बॉन्ड टूट जाता है, अपने पास एसीटोन और इधर एक कार्बन का अपने पास फॉर्मिक अम्ल बनता है। फॉर्मिक अम्ल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो CO2 प्लस H2 बनती है। इधर इसका कराएंगे, आपने पोफोव का नियम भी मैंने बताया था, यहाँ पर पोफोव का नियम लागू होता है और अपने पास एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल बनता है और फॉर्मिक अम्ल का ऑक्सीकरण कराया आपने CO2 प्लस H2O बना। तो ये थी अपने पास 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल का अगर अपन करवाएं तो ऐसे मैंने यहां तक कह दिया था कि 3 डिग्री एल्कोहल है, उसका ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन की बात कर रहा था वहां पर, इसलिए मैंने वहां पर ऑक्सीकरण 3 डिग्री का नहीं करवाया। और मैंने कहा था कि अगर आपको, मैंने कहा था कि 1 डिग्री आपके पास एल्कोहल है, वहां पर एल्डिहाइड तक अपने को रोकना है तो आपको PCC या PDC क्या करना पड़ता है? यूज करना पड़ता है। यानी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट यूज करना पड़ता है या फिर पिरिडीनियम डाइक्रोमेट आप यूज कर सकते हो। यानी PCC भी यूज कर सकते हो और PDC भी आप यूज कर सकते हो। तो आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं बनेगा, आपकी रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड तक ही रुक जाएगी। और दूसरी आपने पूछ रहे थे सर का उस जो आपने कि उस रिएक्शन का नाम क्या है? बच्चों आप जो सोच रहे हो ओपेनोर ऑक्सीकरण, वो ओपेनोर ऑक्सीकरण क्या होता है? ये अपने पास वो होता है जो अपने पास 2 डिग्री एल्कोहल होता है। देखिए बच्चों, अपने पास 2 डिग्री एल्कोहल होता है। 2 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन जब अपने करवाते हैं किसके साथ? एसीटोन के साथ करवाते हैं, और वो भी किसके? एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। मतलब ये अपने पास RAC और ये अपने पास है एसीटोन। ठीक है, ये यहाँ पर मैं एसीटोन लगा देता हूँ, CH3 लगा देता हूँ और आपकी पहचान के लिए मैं यहाँ पर R लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये मैं R लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहाँ CH3 आ गया है। अब एसीटोन, ये अपने पास एसीटोन, इसकी रिएक्शन टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के साथ रिएक्शन कराएं तो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड का सूत्र क्या होता है? CH3O और ये हो जाएगा अपने पास एल्यूमिनियम। तो ये अपने पास होता है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो एल्कोहल अपने पास होता है ये चेंज हो जाता है एसीटोन में, मतलब RC और ये हो जाएगा R और ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ये एसीटोन में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, वो किसमें हो जाएगा? एल्कोहल में चेंज हो जाएगा। मतलब CH3C और CH3 कीटोन है, ये चेंज हो जाएगा किसमें? एल्कोहल में। किसमें चेंज हो जाएगा?
एल्कोहल में, यानी एसीटोन चेंज हो जाता है किसमें, एल्कोहल में, और जो एल्कोहल होता है वो चेंज हो जाता है किसमें, कीटोन में। किसकी प्रेजेंस में, टर्सरी एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड की प्रेजेंस में जब एल्कोहल के एसीटोन से रिएक्शन करवाते हैं। इस रिएक्शन को कहते हैं ओपेनोर ऑक्सीकरण। इसको क्या बोलते हैं, ओपेनोर ऑक्सीकरण बोलते हैं बच्चों। ये अपन पढ़ेंगे आगे जब एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ेंगे वहां पर। तो ये जो 2 डिग्री एल्कोहल है ये था ओपेनर। वहां पर आप पूछ रहे थे रिएक्शन का नाम क्या है, वहां पर रिएक्शन का नाम, वहां पर सिर्फ अपन क्या करवाए थे, ऑक्सीडेशन करवा रहे थे। क्या करवा रहे थे, ऑक्सीडेशन करवा रहे थे। बात रही कि 3 डिग्री एल्कोहल का करवाया नहीं सर, तो 3 डिग्री एल्कोहल का मैंने इसीलिए नहीं करवाया था यदि आप, क्योंकि वहां पर ऑक्सीडेशन की बात हो रही थी, वहां पर ऑक्सीडेशन 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। यदि आप ऑक्सीडेशन करना भी चाहते हो तो आप एल्कीन इसका ऑक्सीडेशन करके आप इस तरह से काम कर सकते हो। जो किताब में दे रखा है वो थोड़ा सा अलग है। ओके, आ गया होगा शायद, ये जो आपने जो क्वेश्चन किया उसका जो उत्तर आपको मिल गया होगा। अब देखिए बच्चों, कल वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने क्या किया था, मेथेनॉल से एथेनॉल बनाने के 3 मेथड थे, वो तीनों मेथड अपन पढ़ चुके हैं। और अब अपन पढ़ेंगे कि अपने पास एथेनॉल है उससे अपने क्या बनाएंगे, मेथेनॉल क्या बनाएंगे, मेथेनॉल। यानी अपने पास एथेनॉल है और एथेनॉल से अपने को क्या बनाना है बच्चों, मेथेनॉल बनाना है। क्या बनाना है, मेथेनॉल। पहली बात तो आपको दिया हुआ क्या है और क्या उससे बनाना है। एथेनॉल का फॉर्मूला अपने पास CH3CH2OH और मेथेनॉल का फॉर्मूला अपने पास CH3OH। तो एथेनॉल से मेथेनॉल बना, मतलब आपको सीधी सी बात ये है कि आपको कार्बन जो है वो संख्या आपको घटानी है, कार्बन की संख्या क्या करनी है, घटानी है। तो इसके अपन 2 मेथड यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। पहला मेथड देखिए, अगर अपने पास एथेनॉल है CH3CH2 और OH, ये अपने पास क्या है, एथेनॉल। देखिए बच्चों, एथेनॉल है और एथेनॉल की अगर रिएक्शन अपन किसके साथ करवा दें, अपन एथेनॉल की रिएक्शन बच्चों एल्यूमिना के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर रिएक्शन करवाते हैं तो अपने पास क्या बनेगा, अपने पास बनेगा एल्कीन। क्या बनेगी, अपने पास एल्कीन बनेगी बच्चों। देखिए अपने पास एल्कोहल है और इसकी रिएक्शन अपन किससे करवा दें, Al2O3 एल्यूमिना की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर यदि रिएक्शन करवाते हैं तो अपने पास क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए यहां से अपने पास हाइड्रोजन, यहां से OH निकलेगा, H2O बाहर होगा और अपने पास क्या बन जाएगी, एल्कीन। ठीक है, अब एल्कीन की रिएक्शन किससे करवा देते हैं, एल्कीन की रिएक्शन अपने करवा देते हैं O3 यानी ओजोन से। किससे करवा देते हैं, ओजोन से रिएक्शन कराते हैं। कक्षा 11 में आपने इस रिएक्शन को पढ़ा था। ओजोन की रिएक्शन कराएंगे तो अपने पास ये रिएक्शन करेगा CH2 और ये अपने पास हो जाएगा O, इस तरह से ये अरेंजमेंट हो जाएगा CH2 O और ये हो जाएगा अपने पास O। तो ये बन जाएगा अपने पास ओजोनोमाइड। क्या बन जाएगा अपने पास, ओजोनोमाइड। ठीक, अब ओजोनोमाइड जब बन गया तो इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ करा दे बच्चों, Zn प्लस H2O के साथ। किससे रिएक्शन करा दें, Zn प्लस H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे, इस तरह से टूट जाएंगे और अपने पास यहाँ पर क्या बनेगा, ये आपके पास CH2O क्या बनेगा, CH2O बन जाएगा। कितने CH2O, यहाँ पर 2 मोल बनेंगे और यहाँ से अपने पास क्या होगा, ये O2 ऑक्सीजन इससे रिएक्शन करेगा और प्लस अपने पास क्या बन जाएगा, H2O2। क्या बन जाएगा, H2O2 बन जाएगा। इसको देखिए बच्चों, अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं HCHO, यानी ये अपने पास क्या है, एल्डिहाइड। क्या है बच्चों, एल्डिहाइड। देखिए बच्चों, जब अपन एथेनॉल के रिएक्शन एल्यूमिना की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर यदि रिएक्शन करवाते हैं तो अपने पास यहाँ से क्या बनता है, देखिए एल्कीन बनती है और एल्कीन अपने पास बन गई। इसका ओजोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अपने पास बच्चों क्या बनेगा, ओजोनोमाइड बनेगा और ओजोनोमाइड की रिएक्शन जिंक प्लस H2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास एल्डिहाइड और अपने पास क्या बनेगा, H2O2 बनेगा। देखिए बच्चों, ये H2O2 बना हुआ है, ये जिंक के साथ रिएक्शन करता है। ये देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा, ये ZnO जिंक होता है, इसके साथ जब H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है, रिएक्शन करता है तो ZnO और प्लस अपने पास यहाँ पर क्या बनता है, H2O बन जाता है। कई बार अपन यहाँ पर डायरेक्ट ZnO भी लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए अपने पास क्या बन गया, एल्डिहाइड। और मैं यदि एल्डिहाइड का क्या करवा देता हूँ, अपचयन करवा देता हूँ सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में यदि मैं क्या करवा देता हूँ, इसका अपचयन करवा देता हूँ। और बच्चों जब इसका अपचयन कराएंगे तो अपने पास क्या बनेगा, देखिए
की फॉर्मेल्डिहाइड है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दें, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दें, तो अपने पास बनेगा CH3OH मेथेनॉल। क्या बनेगा बच्चों? मेथेनॉल। देखिए बच्चों, अगर एथेनॉल से आपको मेथेनॉल बनाना है, पहले एल्किन ओजोनोमाइड बनाना है, फिर एल्डिहाइड बनाना है, और इसका क्या करना है, आप चयन करा देना है, और अपने पास क्या बन जाएगा, मेथेनॉल बन जाएगा। तो इस तरह से अपन एथेनॉल से मेथेनॉल बना सकते हैं। अब ये तो आपके पास एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या है वो अपन पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, आगे वाला मेथड अपने पास एथेनॉल है, एथेनॉल से अपने पास क्या बनाना है, मेथेनॉल, जिसमें से एक मेथड अपने पढ़ चुके हैं। दूसरा रास्ता देखिए क्या है। देखिए बच्चों, अपने पास है CH3 CH2 और OH, ये अपने पास क्या है, एथेनॉल। और एथेनॉल से बच्चों अपने को क्या बनाना है, मेथेनॉल बनाना है। तो पहले अपने क्या कराएंगे, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे। अपने पास क्या है, बेसिक KMnO4। बेसिक KMnO4 की प्रेजेंस पे इसका क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण जब आपने एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया था तो क्या बना था बच्चों, बना था अपने पास CH3CHO यानी एल्डिहाइड। क्या बना था, एल्डिहाइड। तो ये अपने पास बन गया एसिड एल्डिहाइड। तो और इसका जब आपने क्या करवाया था, ऑक्सीकरण करवाया, तो एल्डिहाइड को ऑक्सीकरण करवाते हैं तो क्या बनता है, CH3COOH। तो ये बन गया अपने पास एसिटिक अम्ल। तो देखिए बच्चों, यदि अपन एथेनॉल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो अपने पास क्या बना था, एसिटाल्डिहाइड बना था। और इसका जब आपने ऑक्सीकरण करवाया तो अपने पास क्या बना, एसिटिक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, हम ऑक्सीडेशन में पढ़ चुके हैं। अब देखिए बच्चों, अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देता हूं, देखिए बच्चों यहां पर रिएक्शन यदि मैं इसकी करवा देता हूं किसके साथ, अमोनिया के साथ। किससे रिएक्शन करा देता हूं, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो बनेगा अमोनियम एसीटेट। देखिए बच्चों, यहां पर अपन रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, NH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे। NH3 यहां पर योग होगा, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा NH4। तो ये बन जाएगा अपने पास CH3 C डबल बॉन्ड O NH4। ये हो जाएगा अपने पास बच्चों अमोनियम एसीटेट। देखिए बच्चों, अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दी हमने, अमोनियम एसीटेट बना दिया। अब देखिए अमोनियम एसीटेट बना दिया। अब इसको क्या करेंगे, गर्म कर दें। इसको क्या कर देंगे, गर्म। जैसे इसको गर्म करेंगे, यहां से H2 और यहां से O यानी H2O बाहर हो जाएगा और अपने पास बनेगा बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन H2 के रूप में बाहर हुआ तो यहां पर बचा अपने पास NH2। मतलब अपने पास बन गया एमाइड। क्या बन गया, एमाइड ग्रुप यहां पर आ गया। और एमाइड जब अपने पास आ गया तो हम जो अपने पास रिएक्शन होती है होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। क्या होती है बच्चों, होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। अपन पढ़ेंगे होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया की क्या है, क्रियाविधि कैसे है, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूं। अपने पास यहाँ पर अपन यूज करेंगे होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया मतलब ये कि Br2+4 KOH के साथ क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, और एमाइड ग्रुप होता है वो चेंज हो जाता है किसमें, CH3NH2 में, यानी अपने पास बन जाता है अमीन। क्या बन जाता है, अमीन। देखिए बच्चों, मैथिल अपने पास अमीन यहाँ पर बन गया है। और जब मैथिल अमीन अपने पास बन गया, क्या मैथिल अमीन को एल्किल हैलाइड में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पिछले वाले रिएक्शन में करवाया था आपने टिंडेन अभिकर्मक। किससे रिएक्शन करवाई थी, टिंडेन अभिकर्मक। तो देखिए बच्चों, अभिकर्मक, तो टिंडेन अभिकर्मक के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अपने पास क्या बने, देखिए मैं खोल के रखता हूं। यहाँ पर Cl हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर N ये डबल बॉन्ड हो गया अपने पास O, तो ये हो जाएगा अपने पास NOCl। ठीक है, अब ये बॉन्ड यहां से टूटेगा तो यहां से देखिए एल्किल क्लोराइड बन जाएगा अपने पास। ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी, H2 बाहर हो जाएगा, तो कह सकते हैं N2 गैस बाहर हो गई, H2 यहाँ से बाहर हो जाएगा, और अपने पास क्या बनेगा, अपने पास बनेगा CH3Cl मैथिल क्लोराइड। क्या बनेगा बच्चों, मैथिल क्लोराइड। और मैथिल क्लोराइड अपने पास आ गया। इसकी रिएक्शन बच्चों अपने किससे करवा सकते हैं, जलीय KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से KCl बाहर हो जाएगा, KCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, OH होगा वो यहाँ पे जुड़ेगा, और अपने पास बनेगा CH3OH यानी मेथेनॉल। देखिए बच्चों, हमने एथेनॉल से क्या बना दिया, मेथेनॉल। एक बार वो देख लीजिए, एथेनॉल का हम ऑक्सीकरण करवाएंगे तो इस
अपने पास बनेगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का रिएक्शन अपने ऑक्सीजन करवाएंगे तो बनेगा एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल की अमोनिया के साथ रिएक्शन करके हम बना सकते हैं अमोनियम एसीटेट, और इसके गर्म करेंगे तो अपने पास आ जाएगा एसिटेमाइड, और एसिटेमाइड से अगर रिएक्शन करा दे होप बॉन्ड ब्रोमाइड अभिक्रिया Br2KOH के साथ, मैं आपको इसकी क्रियाविधि भी डाल दूंगा और इसकी क्या है ये आगे पढ़ेंगे अपन। तो इससे रिएक्शन कराएंगे, ये चेंज कर देता है, यानी होप मान ब्रोमाइड जो अभिक्रिया होती है वो एमाइड ग्रुप को अमीन में चेंज कर देते हैं, अर्थात हम एमाइड से क्या बना सकते हैं, अमीन बना सकते हैं। और यदि अपने पास अमीन है तो हमने पीछे टिंडेन अभिकर्मक नाइट्रोसिल क्लोराइड होता है, इसका नाम रासायनिक नाम, तो नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके अपन एल्किल हैलाइड बना सकते हैं, और एल्किल हैलाइड जब अपने पास आता है तो हम उससे Cl को हटाकर OH लगा सकते हैं, जो जलीय के OH के साथ रिएक्शन कराएंगे और अपने पास बन जाएगा एर्गोन। इस तरह से अपन एथेनॉल से बना सकते हैं मेथेनॉल। अब देखिए बच्चों, अपने रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा कर ली कि रासायनिक गुण क्या होते हैं एल्कोहल के, और अब पढ़ेंगे अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण। अगर एल्कोहल के भौतिक गुणों की अगर बात करते हैं तो बच्चों एल्कोहल के अंदर, एल्कोहल में क्या होता है कि C1 से लेकर C12 तक के जो कार्बन के जो सदस्य होते हैं ये क्या होते हैं, रंगहीन वाष्पशील द्रव होते हैं। क्या होते हैं, रंगहीन वाष्पशील द्रव होते हैं। और देखिए बच्चों, अगर अपन कार्बन 13 के बाद के सदस्यों की अगर बात करते हैं तो ये होते हैं रंगहीन ठोस होते हैं, यानी 13 जो कार्बन 13 के सदस्य हैं इससे अगर कम वालों की बात करें तो ये वाष्पशील द्रव होते हैं, और ये होते हैं अपने पास कैसे, ठोस होते हैं। अगर अपन गंध की अगर बात करें तो गंध है तो एल्कोहल के अंदर गंध आती है, वो कैसे आती है, रुचिकर गंध आती है। कैसे गंध आती है, रुचिकर गंध आती है। देखिए बच्चों, ये तो अपने पास पढ़ा है कि अपने पास ये कैसे होते हैं, इसमें गंध कैसे आती है। अब जो अपने पास जो बोर्ड में परीक्षा में पूछा जाता है वो होती है विलेयता। क्या पूछी जाती है, विलेयता, यानी सोलबिलिटी। ये क्या है बच्चों, देखिए बच्चों, अगर अपन इसकी बात करें एल्कोहल के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन परमाणु होता है, और वो उसके साथ किसके साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। और जब ऑक्सीजन या फ्लोरीन या नाइट्रोजन जो होता है ये हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए होते हैं, वहां पर इंटरमोलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है, अर्थात वो हाइड्रोजन जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं, और जल के अंदर क्या हो जाते हैं, घुलनशील होते हैं। जैसे अपने एक एग्जांपल के द्वारा समझें कि अपने पास CH3OH, ये अपने पास क्या है, मेथेनॉल। क्या है अपने पास बच्चों, मेथेनॉल। मेथेनॉल में देखो यहाँ पर एक अपने पास OH समूह जुड़ा हुआ है, और एक अपने पास यहाँ पर देखिए एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। बच्चों एल्कोहल जो OH समूह होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। क्या होता है बच्चों, हाइड्रोफिलिक पार्ट, यानी जल स्नेही होता है। और एल्किल समूह जो होता है बच्चों ये जो होता है ये होता है हाइड्रोफोबिक, यानी जल विरोधी पार्ट होता है। देखिए बच्चों, एल्कोहल के मेथेनॉल की अगर बात करें तो यहाँ पर OH है, हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, और दूसरा एल्किल समूह जुड़ा हुआ है यहाँ पर हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, जो जल के अंदर जल का विरोध करता है, मतलब जल में घुलनशील या जो घुलने की जो क्षमता होती है उसको क्या करता है, कम करता है, और यहाँ पर ये जल से क्या करता है, स्नेह करता है। अब देखिए यहाँ पर अगर देखें तो ये बहुत ज्यादा क्या होता है, विलयशील होता है, विलयशील, यानी मेथेनॉल जल के अंदर आप डालते तुरंत ये क्या हो जाता है, घुल जाता है। अगर अपन बात करें एथेनॉल की CH3CH2OH, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने हाइड्रोफोबिक जो पार्ट था इस हाइड्रोफोबिक पार्ट को बढ़ा दिया है, यानी यहाँ पर एक कार्बन था, यहाँ पर कितने हो गए, 2। हाइड्रोफोबिक पार्ट अगर बढ़ा तो मतलब इसके अंदर जल में जो विलेयता है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो यानी ये जो होता है वो मेथेनॉल की अपेक्षा क्या होता है, कम यहाँ पर घुलनशील होता है। लेकिन अपने पास यहाँ पर अपन ये कहेंगे कि एथेनॉल भी यहाँ पर विलयशील
होता है ये भी बहुत ज्यादा विलयशील होता है, हाईली सोल्यूबल होता है, ये भी हाईली सोल्यूबल होता है। अगर अपन बात करें CH3 CH2 CH2OH, यहाँ पर फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हाइड्रोफोबिक जो पार्ट था इसको और बढ़ा दिया, मतलब इसके अंदर अगर देखें तो ये सोल्यूबल है, लेकिन इनकी अपेक्षा क्या है, कम यहाँ पर ये सोल्यूबल होता है। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर हाइड्रोफोबिक पार्ट अगर है वो उसको बढ़ाते रहेंगे तो अपने पास जो विलेयता है वो धीरे धीरे क्या होगी, जल में कम होती जाएगी। अर्थात एक ही लाइन में कहें तो अपन कह सकते हैं कि एल्कोहल के निम्नतम सदस्य होते हैं वो जल में विलयशील होते हैं और उच्च सदस्य होते हैं वो जल में अविलयशील होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल और देना चाहूंगा बच्चों। देखिए अपने पास मैं बात करता हूँ ग्लूकोज, किसकी बात कर रहा हूँ, ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। क्या होता है, C6H12O6 होता है। यहाँ पर देखिए कार्बन कितने हैं, यहाँ पर बच्चों कार्बन अपने पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, और ये अपने पास हो जाएगा CH2OH। यहाँ पर बच्चों क्या होता है H, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अपने पास H और यहाँ पर अपने पास हो जाएगा O। ठीक है, यहाँ पर अपने पास H होगा, यहाँ पर अपने पास OH होगा, तो यहाँ पर अपने पास होगा OH, यहाँ पर होगा H, यहाँ पर अपने पास H होगा, यहाँ पर होगा OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH और यहाँ पर अपने पास H। ग्लूकोज की संरचना होती है वो ऐसे ही होती है, आपको ऐसे याद रखना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपने HOH लगा दिया, यहाँ पर H लगा दिया, यानी 3 नंबर कार्बन के ऊपर OH इधर होता है, H इधर होता है, बाकी OH कहाँ पर होते हैं, इस साइड में होते हैं। तो इस तरह से ग्लूकोज की क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में देखिए कार्बन कितने हैं, 6 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 12, और OH समूह की बात करो, देखो OH समूह यहाँ पर 1 2 3 4 और एक ये 5, यानी इस ग्लूकोज जो होता है इसमें 5 OH क्या होते हैं, समूह उपस्थित होते हैं। और यही कारण है कि ग्लूकोज को पानी में जैसे ही डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, तुरंत ही घुल जाता है। यानी इसके अंदर अगर देखें तो बहुत ज्यादा ये हाईली सोल्यूबल होते हैं, पानी के अंदर बहुत ज्यादा ये क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। देखो कार्बन की संख्या ज्यादा है फिर भी ये क्या होता है, बहुत ज्यादा सोल्यूबल होता है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल यहाँ पर लेना चाहूंगा तो अपने पास C12H22 और O अपने पास क्या है, 11, ये शर्करा का एग्जांपल है। यहाँ पर 8 OH समूह होते हैं, कितने होते हैं, 8 OH समूह यहाँ पर प्रेजेंट है, ये भी बहुत ज्यादा क्या है, घुलनशील होता है। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि जो विलेयता होती है, जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे यहाँ पर देखिए बच्चों इसकी विलेयता भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यहाँ पर आपको एक बात बता देता हूँ बच्चों कि आपके पास अगर बात मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग की, इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग। देखिए बच्चों ऑक्सीजन परमाणु होता है, नाइट्रोजन परमाणु होता है, फ्लोरीन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, वो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है वहां पर इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग पाई जाती है। और जहां पर ये हाइड्रोजन के द्वारा नहीं जुड़े हुए होते हैं वहां पर हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। यही कारण होता है बच्चों, यही कारण है कि यहाँ पर लिख देता हूं कि आपके पास C2H5OH ये अपने पास एथेनॉल है और CH3O CH3 ये अपने पास क्या है, ईथर, ये अपने पास क्या है, ईथर है, और ये अपने पास क्या है बच्चों, एथेनॉल। एथेनॉल में क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन परमाणु होता है, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होती है। यहाँ पर देखिए बच्चों ऑक्सीजन परमाणु कार्बन से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और यही कारण है बच्चों कि एथेनॉल होता है वो जल में विलयशील होता है, बट यहाँ पर ईथर होता है वो जल में घुलनशील नहीं होता है। अब देखिए बच्चों लास्ट अपन पढ़ रहे हैं कि अपने पास जो एल्कोहल होते हैं वो एल्कोहल अगर साकित एल्कोहल और जो असाकित एल्कोहल होते हैं उसको भी अपने यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए बच्चों अगर अपने पास यहाँ पर देखिए मैं एग्जांपल लिख देता हूं CH3 CH2 CH2O और मैं एक और लगा देता हूं यहाँ पर ब्यूटेन ले लेता हूं, ब्यूटेनॉल, ये अपने पास क्या हो गया, ब्यूटेनॉल। और अब इसको हम शाखा में दे देते हैं CH3 CH CH3
CH2OH। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, CH3OH। तो ये अपने पास 1 नंबर एग्जांपल है, ये अपने पास 2 नंबर है और ये अपने पास 3 नंबर एग्जांपल है। देखिए बच्चों, अगर इससे एग्जांपल को अपन देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपने पास कोई शाखा नहीं है, 4 कार्बन ब्यूटेन के एग्जांपल हैं, 1 2 3 4 कार्बन यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है और 4 कार्बन यहाँ पर है। तो देखिए बच्चों, इस तीनों एग्जांपलों को अपन देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपने पास ये जो नीचे वाला जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां पर क्या होगी, ज्यादा होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर क्या होगी, ज्यादा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा यहाँ पर क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल है, आयतन जो है इसका, वो क्या है, कम हो गया है। और आयतन कम हो गया तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, ज्यादा बनेगी। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, कम होगी। और इससे यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कम होगी, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर क्षेत्रफल कम है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो उतना ही वो क्या होता है, घुलनशील होता है जल के अंदर। तो देखिए बच्चों, ये जो आपके पास जो प्रोडक्ट है ये ज्यादा घुलनशील होगा, इसके बाद ये होगा और उसके बाद ये होगा। क्योंकि बच्चों कई बार क्या हो जाता है कि ये क्रम पूछ लिया जाता है इस तरह कि कौन सा यहाँ पर सबसे ज्यादा घुलनशील होता है, उसको आपको क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर अगर क्रम लिखेंगे तो ये आपके पास 3 नंबर एग्जाम्पल होगा और सबसे ज्यादा, और उसके बाद में अपने पास 2 नंबर प्रोडक्ट होगा और उसके सबसे कम आपके पास कौन सा होगा, 1 नंबर प्रोडक्ट अपने पास होगा। तो ये अपने पास क्या रहेगा, क्रम रहेगा कि सबसे ज्यादा विलयनशील जो जल के अंदर कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, कम होता है। ओके।